मेरा दोस्त मुझे कहता कि इमाम मस्जिद को नमाज के बाद बातों में लगाए रखना, मुझे इमाम की बीवी से मिलने जाना है। मैं रोजाना ऐसा ही करता। एक दिन पता चला कि इमाम साहब की तो शादी नहीं हुई। मैंने दोस्त का पीछा किया तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मेरा दोस्त तो मेरा नाम जावेद है। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मैं देखने में बिल्कुल भी अच्छी शक्ल सूरत का मालिक नहीं था। लोग तो कहते शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात तो अच्छी करे। मुझे बात करने का भी कोई सलीका नहीं आता था। मेरी बीवी शायरा शादी से पहले शायरी किया करती थी, इसलिए उसको अपनी मोहब्बत जताने का सलीका था। उसका अंदाजा बहुत ही अच्छा था। वो मुझसे भी यही सब कुछ उम्मीद करती थी। लेकिन कभी कभी मैं उसकी मोहब्बत से बताए हुए इशार पर हंसता तो कभी उसकी बातों में छुपी हुई मोहब्बत को पहचान नहीं पाता और वो मुझे कहती कि पढ़े लिखे जाहिल हो। तो वो मुझसे बदजन रहने लगी और बस मेरा काम करके अपना फर्ज पूरा कर देती। उसकी आंखों से मोहब्बत खत्म होने लगी। शादी की पहली रात उसने मुझे कहा कि मैं चाहती थी कि मैं पहले मोहब्बत करती और फिर शादी, पर मैं मौलवी की बेटी हूँ, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती थी और मौका भी ना मिला। क्योंकि इंसान को जब भी मौका मिलता है वो तभी गुनाह करता है, अगर नहीं मिलता तो वो गुनाह नहीं करता और दुनिया वाले उसे शरीफ समझते हैं। लेकिन मेरी आपसे शादी हो गई और उसका मतलब ये नहीं कि मुझे मोहब्बत नहीं करनी। मुझे अब भी मोहब्बत करनी और मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ और आपको मेरा साथ देना होगा। लेकिन मैं था सादा सा इंसान, उसकी बातों को ना समझ सका और इस तरह हमारे बीच दूरी आ गई। फिर कुछ दिन बाद मैंने अल्लाह की तरफ राह लगाई और मस्जिद में बाकायदगी से जाने लगा। वहीं पर मेरा एक दोस्त भी आता था जो मोहल्ले में ही रहता था और मेरा दोस्त बचपन का था। उसी के साथ मैं अपनी बीवी की बातें किया करता था कि मुझसे दूर दूर रहती है और इस तरह की हर बात मैं उससे कर लेता था। लेकिन ये शख्स तो अपनी राम कहानी में मसरूफ था। उसने मुझे कहा कि जब जमात हो जाए तो तुम अमाम को जरा बातों में लगा के रखना, मैंने उसकी बीवी से मिलने के लिए जाना है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया कि तुमने उसकी बीवी के साथ चक्कर चला रखा है। तो कहने लगा, और क्या, वो बेचारी बड़ी मुसीबत में थी। इसका पेट देखो, इतना मोटा इंसान है ये, ऊपर से इसकी तीसरी शादी है। वो लड़की बिल्कुल ही 16-17 साल की है, इसके साथ शादी की है, वो भी धोखे के साथ अपने छोटे भाई को दिखाकर खुद उससे शादी कर ली और अब वो इसके साथ खुश नहीं है। इसका हक बनता है कि वो अपनी मर्जी से मोहब्बत करे और वो मुझसे मोहब्बत करती है। मैंने कहा, ये बात तो वाकई गलत है कि अगर धोखे से उसके साथ शादी की है, लेकिन आपको धोखा मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कोई गलत काम कर सकते हैं। तो कहने लगा कि आजकल जो जमाना है उसमें अच्छाई की तो उम्मीद नहीं लगाओ। वैसे भी वो मुझे दिल से मोहब्बत करती है, मेरे साथ रहना चाहती है, जल्द ही उससे तलाक ले लेगी और मैं उससे शादी कर लूंगा। बस तुम्हें जरा उसको बातों में लगा के रखना है। मैंने कहा कि मैं क्या बात करूं? कहने लगा, कोई मसला पूछ लो उससे, ये बोलता बहुत है, एक सवाल का जवाब मांग लो तो 1 घंटे तक बात करता रहता है। तुम वैसे भी कह रहे थे कि तुम्हारी बीवी तुम्हें प्यार नहीं करती, तो घर जाकर क्या करोगे? मैंने कहा, हाँ, घर जाकर मुझे उसका वही चेहरा नजर आएगा जिसकी आंखों में हर वक्त शिकायत होती है। ठीक है, मैं उसको बातों में लगा लेता हूँ। तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी करूंगा, यार है तू अपना। मैं इमाम मस्जिद को बातों में लगाकर बैठ गया। मैंने उससे बहुत लंबा सा मसला पूछा और वो शुरू ही हो गया। यहाँ तक कि 2 घंटे गुजर गए। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त आ गया और उसने मुझे मस्जिद की खिड़की से इशारा किया कि मैं आ गया हूँ। फिर मैंने किसी तरह बात को खत्म किया, इमाम मस्जिद से इजाजत मांगी कि अब मैं चलता हूँ। मैं घर आया तो अपनी बीवी को देखकर हैरान रह गया। शायद वो भी अभी नहाई थी। उसके लंबे लंबे बाल बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आईने में खुद को देख रही थी, मुझे बहुत ज्यादा प्यारी लगी। तो मैंने उसकी तारीफ करने के लिए कहा कि आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। कहने लगी, आज अच्छी लग रही हूँ, आगे पीछे अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा कि पहले भी अच्छी लगती हो, आज ज्यादा अच्छी लग रही हो। तो बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं लगाया है, आपकी तारीफ झूठी है, इसको पास ही रखें। वैसे भी बिना मेकअप लगाए कोई भी औरत अच्छी नहीं लगती। अभी अभी नहा कर आई हूँ, आप मेरी झूठी तारीफें ना करें। मैंने कहा कि नहीं, तुम मेकअप के बगैर ही ज्यादा अच्छी लगती हो। तो फिर उसने जवाब में कहा कि आप मर्द इसलिए औरतों को ये कहते हैं कि मेकअप ना किया करूं ताकि आपके पैसे बच जाएं। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम्हारी तारीफ करने की कोशिश कर रहा हूं और तुम ऐसे उल्टे जवाब दे रही हो, फिर कहती हो कि तुम मेरी तारीफ नहीं करते हो, तुम्हें तारीफ नहीं करनी आती। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, पहले तुम्हारे बालों की तारीफ की, फिर तुम्हारे चेहरे की तारीफ की, फिर तुम्हें ये कहा कि तुम मेकअप के बगैर हसीन लगती हो। और तारीफ किस तरह से की जाती है कि ये तारीफ नहीं थी?
आपको कुछ भी नहीं आता और मैं आपको सिखा नहीं सकती। मैं ही क्यों आपको सब कुछ सिखाऊं? मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी माँ नहीं हूँ। आपको ये सब कुछ खुद सीखना चाहिए। मैंने कहा कि अच्छा फिर तो ये बताओ कि क्या करूं? तुम मेरी जगह होती तो तुम मेरी तारीफ कैसे करती? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुमने खुद भी तो कभी मेरी तारीफ नहीं की। ये मर्द का काम होता है औरत की तारीफ करना। तुम्हारी शायरी में तो औरतों ने मर्दों की भी तारीफ की है, इतना तो मुझे भी पता है। अच्छा ठीक है। वो लेट गई और सो भी गई। मैं हैरान हुआ कि पहले तो ये इस तरह से पेश नहीं आती थी। इसे मुझसे गिले शिकवे तो जरूर हुए थे, लेकिन मेरे साथ इतनी बदतमीजी कभी भी नहीं करती थी जितनी आजकल कर रही थी। जबकि अब मैं कोशिश कर रहा था कि उसके मयार पर पूरा उतरने की कोशिश करूं। उसे पता नहीं था, उससे छुपा कर मैं शायरी की किताबें भी पढ़ा करता था। अल्लाह ने अभी तक कोई औलाद नहीं दी थी। घर में बहुत खामोशी होती थी। बीवी सो गई तो घर की खामोशी सन्नाटा बन गई और मुझे काटने को आने लगी। सोचने लगा कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या करूं। आज मेरा दोस्त इमाम मस्जिद की बीवी के पास गया था, क्योंकि इमाम मस्जिद नहायत सादा और मोटा किस्म का इंसान था और उसकी बीवी भी जरूर प्यारी ही होगी। जब औरत को अपने शौहर से मोहब्बत, तवज्जो और तारीफ ना मिले तो वो ऐसे ही बदसन हो जाती है। मुझे अपनी बीवी को अपने साथ रखने के लिए उसका दिल जीतना था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या करूं। मेरा दोस्त रोज मुझे यही करने को कहता। दूसरे दिन भी मैंने ऐसा ही किया। इमाम साहब से कहा कि कल की बात अधूरी रह गई थी। उनको भी ये बात मुनासिब लगी, क्योंकि कल मैं अचानक ही उनसे बहाना करके उठ गया था कि बीवी कॉल कर रही है, कोई जरूरी काम होगा। ये बहाना अगले दिन तो काम आ गया था और मौलवी साहब को भी बात बुरी नहीं लगी थी। लेकिन मेरा दोस्त मेरे पीछे पड़ रहा था कि आज फिर इनको बातों में लगा के रखूं। मैंने मिलने जाना है। मैंने कहा कि तुम रोज मिलने कैसे जाते हो और वो कैसे मिल लेती है? तो कहने लगा कि वो भी बड़ी मुश्किल से ही निकलती है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आज वो आई हुई होगी। यार तुम मेरे किस किस्म के दोस्त हो, मेरी मदद करो। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तुम्हारी फीस मैं दिया करता था। मैंने कहा कि इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है, तुमने वाकई मेरी मदद की। वाकई इस दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने कहा कि ठीक है मैं कुछ करता हूँ, लेकिन हर रोज ये नहीं होगा। कहने लगा कि बस आज कर दो, कल मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा भी नहीं, तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा। लेकिन जब वो जाने लगा तो मैंने उससे कहा कि एक बात तो बताओ कि औरत क्यों अपने शौहर को छोड़कर किसी दूसरे मर्द की तरफ जाती है? तो कहने लगा कि जाहिर है जब वो मर्द उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता। कौन सी जरूरत? घर की जरूरत। तो कहने लगा कि घर की जरूरतों की बात अपनी जगह है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोता। वो जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। औरत की अपनी भी कोई जरूरत होती है। उसने तारीफ सुननी होती है। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसकी तारीफ करे, उससे प्यार करे, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे। कभी उसके लिए कोई फूल लेकर जाए, कभी उसकी पसंद की चीज ले जाए। इस तरह की छोटी छोटी बातों पर अगर कोई ख्याल करे तो औरत बहुत खुश हो जाती है। औरत को तो थोड़ी सी मोहब्बत दो तो वो मोहब्बत का समंदर लौटा देती है। लेकिन अगर आप उससे मोहब्बत नहीं करें तो फिर वो आपको नफरत के सहरा में फेंक देती है। मेरी बीवी ने भी तो मेरे साथ ऐसा ही किया है। फिर मैंने उसे कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो गलत है। पता नहीं एक गलत काम तुम्हारे लिए बेहतर कैसे साबित होगा। कल को अगर तुम किसी मसले में पड़ गए तो मैं तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं करूंगा। वो कहने लगा मैं किसी मसले में नहीं पड़ूंगा। उसका शौहर बहुत ही बेवकूफ इंसान है। उसे पता नहीं चलेगा। वैसे भी उसकी 3 बीवियां हैं, उसको क्या पता चलना है। मैंने फिर से इमाम मस्जिद को 2 घंटे के लिए बातों में उलझा के रखा। आज मेरे दोस्त ने देर कर दी और मुझे भी घर जाने में देर हो गई। फिर भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि फूलों की एक दुकान खुली हुई थी। मैंने उससे अपनी बीवी के लिए फूल खरीदे और घर चला गया। उसने दरवाजा खोला तो लगता था कि नींद से जागी है। कहने लगी और देर से आया करो। मैं तो कहती हूँ जहां पर जाते हो तो रात भी गुजार लिया करो, सुबह आ जाया करो। अगर दिल करे तो सुबह भी ना आया करो। कितनी देर मैंने तुम्हारा इंतजार किया। मेरा काम खत्म हो गए, तुम्हारे लिए खाना रखा था, अब खुद ही खा लेना। अगर ठंडा है तो खुद गर्म कर लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मेरी बीवी गुस्सा कर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ में फूल रखकर बोला कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। देखकर उसका गुस्सा ठंडा हो गया। मुझे हैरान होकर कहने लगी कि तुम्हें आज कैसे ख्याल आ गया? तो मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, तुम भी तो इन लोगों की तरह प्यारी हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। ये बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं भी बहुत खुश हुआ। कहने लगी क्या हो गया, आजकल कोई किसी से ट्यूशन तो नहीं ले रहे हो मोहब्बत के बारे में? मैं नहीं ले रहा हूँ, एक दोस्त ले रहा है। उससे बात की थी मैंने, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वैसे तो वो गलत काम कर रहा है, लेकिन मोहब्बत का ही काम कर रहा है, इसलिए वो इन चीजों के बारे में बहुत समझता है। मेरी बीवी ने कहा फिर तो रोज उसके पास बैठा करो, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म कर देती हूँ।
मेरी बीवी ने मुझे खाना गर्म कर दिया और जब तक मैं खाना खाता रहा वो मेरे पास ही बैठी रही। हम इधर उधर की बातें करते रहे। मैंने कहा कि तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत। दुनिया में जैसे हर इंसान मुख्तलिफ है, मर्द भी मुख्तलिफ होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता। तुम शायर हो लेकिन मैं तो शायर नहीं हूं ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आती चीजों की। मैं आम इंसान हूं, फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रख सकूं। और हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं है। एक काम करते हैं, इस हफ्ते हम दोनों डॉक्टर के पास चलते हैं और अपना टेस्ट करवाते हैं ताकि पता चले कि मसला किसके अंदर है और फिर उसका इलाज करवाएंगे। मेरी बीवी ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, टेस्ट तो हमें करवाना चाहिए। 5 साल बहुत अरसा होता है, लोग तो 1 साल भी सब्र नहीं करते। लेकिन आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है ना, तो अभी तक उन्होंने मेरा जीना हराम कर दिया होता। मैंने कहा कि माशरे का दबाव होता है इंसान पर, औलाद तो इंसान जैसे माशरे के लिए ही पैदा करता है। मेरी बीवी ने कहा शादी भी तो माशरे के लिए करता है, क्योंकि लोग जान नहीं छोड़ते कि शादी क्यों नहीं की। अभी तक शादी हो गई तो कहते हैं कि औलाद क्यों नहीं पैदा की गई। हम इसी तरह की बातें करते रहे। मेरा दिन अच्छा गुजर गया। मेरे दोस्त ने ठीक कहा था कि औरत को थोड़ी सी मोहब्बत दी जाए तो वो आगे से 10 गुना मोहब्बत देती है। ये बात तो उसकी बिल्कुल ही ठीक थी। अगले दिन मेरा दोस्त फिर मेरे पीछे पीछे फिर रहा था, लेकिन आज मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा कि तुम ख्वार करवाओगी, ये जो इमाम मस्जिद होते हैं इनके चाहने वाले होते हैं, इनके बड़े स्टूडेंट होते हैं। इसको पता चल गया तो ये सारे चेले हम दोनों के पीछे लगाकर हमें गली में मरवाएगा, जूते पड़ेंगे और मैं तुम्हारे लिए जूते बिल्कुल नहीं खाऊंगा। आजकल मेरी बीवी का मूड बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत ही अच्छी हो गई है। मैं उसको टाइम देना चाहता हूँ और आज मुझे जल्दी घर जाना है। ये सुनकर दोस्त के चेहरे का रंग थोड़ा सा उड़ गया, शायद अपने ही मसले में पड़ा था। कहने लगा कि ठीक है, तू अपने घर के मामला तय कर ले और मेरी मोहब्बत के पीछे पड़ गया है। ठीक है, नहीं मिलता मैं अपनी मोहब्बत से, लेकिन रात को जो हम 2 मोहब्बत करने वालों का दिल जलेगा ना, तो उसका जिम्मेदार होगा। मैंने कहा जा जा, फिल्म ना चला मेरे साथ। मैं जल्दी घर चला गया और अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारा, लेकिन रात होते होते फिर से हमारी लड़ाई हो गई। मेरी बीवी ने कहा कि एक्टिंग कर रहे हो, 2-4 दिन बाद फिर से वैसे ही हो जाओगे, इसीलिए अभी से अपने असल रूप में आ जाओ। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ ये एक्टिंग करने का। मेरी बीवी फिर से मुझसे नाराज हो गई। मैं मस्जिद बैठा था कि एक शख्स मेरे साथ आकर बैठ गया और कहने लगा कि आप आजकल इमाम मस्जिद साहब से बड़े मसले पूछते हैं। मैंने बातों बातों में कहा कि इनको तजर्बा भी तो बहुत है और फिर 3 शादियां भी तो की हुई हैं इन्होंने, अज़दवाजी जिंदगी का भी उन्हें हमसे ज्यादा पता है। तो वो शख्स हंसा और कहने लगा कि आपको किसने कहा कि इनकी 3 शादियां हैं। मैंने कहा कि इनकी 3 शादियां नहीं हैं, तो उसने कहा कि नहीं, इनकी एक भी शादी नहीं हुई है। दरअसल ये 7 बहनों का इकलौता भाई है। कहता है कि जब तक अपनी बहनों की शादी नहीं करता तब तक शादी नहीं करेंगे। इनकी उम्र तो शादी की है, पर इस वजह से उम्र निकल चुकी है, लेकिन अभी तक इनकी 3 बहनों की शादी रहती है। मैंने कहा कि आपको यकीन है कि ये बात है? उसने कहा ऐसा ही है, पता नहीं आपको क्यों नहीं पता। मेरा दोस्त मुझसे झूठ बोल रहा था, और अगर वो किसी और शख्स के साथ ये सब कर रहा था और किसी और शख्स के घर जाता था तो फिर इमाम को मसरूफ रखने के लिए क्यों कहता था? मैंने उससे ये बात नहीं की। मुझे मेरा दोस्त फिर से कहने लगा कि आज मुझे फिर से मिलना है, मेरी मदद करोगे? मैंने कहा कि हाँ, जरूर मदद करूंगा। इमाम साहब को बातों में लगा के रखूंगा। इमाम मस्जिद को बातों में क्या लगाना था, आज मैंने अपने दोस्त का पीछा खुद करना था। मैं उसका पीछा करने लगा और उसे पता भी नहीं था कि मैं उसके पीछे पीछे ही हूँ। वो मोहल्ले की गलियों से होता हुआ जा रहा था, बड़ा खुश नजर आ रहा था। उसने रास्ते से फूल भी खरीदे थे। थोड़ी देर के बाद ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो तो मेरी गली में जा रहा था। और जब उसने मेरे घर का दरवाजा खटखटाया तब तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल ही बंद हो जाएगा। वो मेरे घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरी बीवी ने मुस्कुरा कर उसका इस्तकबाल किया। मुझे मेरे घर का पता था। मैंने थोड़ी देर बाद पिछली खिड़की से अंदर छलांग लगा दी और अब मैं उनको देखने लगा। वो लाउंज में खड़े थे। मेरा दोस्त अपने घुटनों के बल बैठा था, मेरी बीवी को फूल पेश कर रहा था, शायरी कर रहा था, कह रहा था खुदा भी जब जमीन पर आसमान से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया ये सोचता होगा। और मेरी बीवी इस बात पर निहायत ही खुश हो रही थी और शर्मा रही थी। उसने वो फूल पकड़े और कहा कि मुझे जान से भी प्यारा महबूब मिल गया है, जीने का ये सहारा क्या खूब मिल गया है। मैं वहां पर आ गया और मैंने उन दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों ही घबरा गए। मैंने कहा अच्छा, तो ये कर रहे हो तुम मेरे साथ? फजूल इंसान, तुम्हें नकब लगाने के लिए मेरा ही घर मिला था। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझता था और तुमने मेरे साथ क्या किया? मेरे ही घर में मेरी बीवी के साथ चक्कर चला रहे हो और तुम उसकी मोहब्बत में पागल हो रही हो। ये शख्स जो तुम्हारे साथ नाजायज रिश्ता रखे हुए है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे निकाह में हो, तुम्हें मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है।
वो दोनों बहाने करने लगे। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं तो उधर ही जाया करता था। मैंने कहा कि मुझे पता चल गया है इमाम मस्जिद की शादी नहीं हुई है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपने दोस्त पर हमला कर दिया और उसे खूब मारा। पुलिस को बुलाया और कहा यह शख्स मेरे घर में चोरी के इरादे से आया था, ये चोर है। पुलिस उसे उठाकर ले गई। अपनी बीवी को मैंने वहीं खड़े खड़े तलाक दे दी और कहा कि अब जब तुम तलाक देकर अपने घर जाओगी तो फिर तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा तुम्हें मिल जाएगा, जो तुम्हारे लिए शायरी भी करेगा। ये ख्वाबों की दुनिया नहीं, हकीकत की दुनिया पर तलाक याफ्ता औरत की कोई इज्जत नहीं रहती। तुम्हारा इश्क माशूकी के अफसाने किताब में लिख के तुम्हारे घर वाले और रिश्तेदारों को जरूर बताऊंगा। उन सबको पता चलेगा कि तुम किस किस्म की औरत हो। तहफ्फुज और चार दीवारी तुम्हें रास ना आई। तुम्हारे लिए कोई इसी तरह का शख्स होना चाहिए जो तुम्हारी तारीफ करे लेकिन तुम्हारे साथ हराम का रिश्ता रखे। मेरी बीवी मुझसे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दो, लेकिन ये बात घर वालों को मत बताना, मेरी इज्जत रख लो। मैंने उसे कहा कि जब मैं घर पर नहीं होता तो मेरी इज्जत रखती थी। मैं अपनी इज्जत तुम्हारे हाथ पर रखकर सर उठाकर माशरे में निकल जाता था, ये सोचकर कि मेरी इज्जत मेरे घर में महफूज है। लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रही थी? तुमने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। क्या कमी थी मुझ में कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं करता था, तुमसे मोहब्बत नहीं जताता था, सिर्फ इसलिए तुमने किसी और शख्स से चक्कर चला लिया? क्या मिल गया तुम्हें? इस तारीफ से बदनामी और तलाक, बस यही है। चली जाओ यहाँ से, तुम्हारी मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैंने अपनी बीवी को आधी रात को ही निकाल दिया। उसके घर वालों को सारी रुदात सुना दी। मेरे दोस्त को पुलिस ने बहुत मारा और उसके बाद उसके घर वालों ने उसकी जमानत करा ली। उनको भी मैंने सारी बात बता दी। उसकी माँ मुझे अपना बेटा कहती थी। वो बहुत शर्मिंदा हुई और उसने कहा कि इस शख्स के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन अब किसी की बेटी की जिंदगी हम कैसे बर्बाद करेंगे? ये ऐसा निकलेगा हम सोच भी नहीं सकते। मुझे दोस्ती और मोहब्बत दोनों से धोखा मिला था। मैंने उसके बाद शादी ना करने का फैसला कर लिया। मैं अकेला ही रहता हूँ, पता नहीं दोबारा किसी औरत पर भरोसा कर पाऊंगा या नहीं।